Hello, my cute little neathearts. I am Preeti Singh, MBBS third year student, and here I am teaching all the concepts of biology. पता है आज मेरा बिल्कुल भी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था. मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ ड्यू टू माई हेक्टिक शेड्यूल और सॉर्ट ऑफ पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि कॉलेज में बहुत कुछ चल रहा है. एंड उसके साथ एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, आपके फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हों या आपका कोई इमोशनल इश्यूज़ हो जिसकी वजह से आप पढ़ाई को साइड में रखने की सोच रहे हो, या आपने जो कमिटमेंट खुद से किया है कि आज मेरे को इतना काम करना है और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या घर में कुछ हो रहा है या आप स्ट्रेस्ड हो या आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो अगर आपको उस टाइम भी पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है, यही 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 प्रॉब्लम्स हैं जो हमको टेस्ट करती हैं कि हम जो अपने लाइफ में जो सपना पूरा करना चाहते हैं हम उसके लिए एलिजिबल है भी कि नहीं है. ये बस भगवान जी आपको टेस्ट कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स दे करके. सो विद दिस लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे थे लंग्स के अलग अलग तरीके से. इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था. आज हम देखेंगे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर. हमने जब डिविजन्स पढ़ी थी कि प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी, फिर ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स एंड सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, फिर हमने एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलाई देखे थे. तो ये वो एल्वियोलस है, मतलब ये एल्वियोलाई का डायग्राम है. हम एक एल्वियोलाई का डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं. देखो यहाँ पे एक एपिथेलियम लेयर होती है जिसको हम एल्वियोलर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है. अब क्या होता है इस एल्वियोलर एपिथेलियम, जैसे होता है कोई भी एपिथेलियम टिश्यू है, टिश्यू सेल से बनी हुई होती है. तो हमारे एल्वियोलाई में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एक न्यूमोसाइट फर्स्ट बोलते हैं जिसको, दूसरा न्यूमोसाइट सेकंड. फाइन, दोनों का शेप अलग होता है दोनों सेल्स का, ठीक है. ये आपका स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड अप होता है, ठीक है. एक चीज आपको याद रखनी है कि जो न्यूमोसाइट सेकंड सेल्स होती हैं एल्वियोलाई में वो लेसिथिन सिक्रीट करती हैं. लेसिथिन क्या करता है, बेसिकली सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है. जब ये मान लो एल्वियोलर लेयर, अब एल्वियोलर लेयर से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में जा रहा है, ब्लड से CO2 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है सरफेस टेंशन डेवलप हो जाता है. उस सरफेस टेंशन को कम करने के लिए जो न्यूमोसाइट सेकंड सेल है वो लेसिथिन सिक्रीट करती है, ठीक है, जो आपका क्या करता है सरफेस टेंशन को कम कर देता है. इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे कैसे बेसिकली रेस्पिरेशन हो रही है हमारी बॉडी में, ये मैंने पहले भी तुमको डायग्राम के साथ बताया था एक बार. अब इसको मैंने लिख करके मैं एक बार और बता देती हूँ. देखो कहाँ कहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है. पहले आपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन आपके लंग के पास गई, ठीक है. लंग से वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, आपके एल्वियोलाई में. एल्वियोलाई वो ऑक्सीजन लेके जाएगा ब्लड के पास, ठीक. ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाएगा, आपके टिश्यू के सेल्स के पास. सेल्स वो ऑक्सीजन लेंगी, जो भी उनको काम वाम करना है ऑक्सीजन ले करके, फूड ब्रेक डाउन करना है, फिर उससे ATP रिलीज होगी, वो अपना सारा काम करेगी. अब सेल रिलीज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर वो फिर से एल्वियोलाई के पास जाएगा, एल्वियोलाई से लंग से वो ट्रैके के थ्रू बाहर, ठीक है. दिस इज द इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं, ठीक है. ब्रीदिंग के लिए हमें कुछ मसल्स की ज़रूरत होती है जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लंग का वॉल्यूम बढ़ता है. जब लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा अंदर का तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बाहर से अंदर हवा जाएगी, है ना. तो मतलब इस तरीके से ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी पूरा मैकेनिज्म. तो ले देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जो मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं हमको ब्रीदिंग में. फाइन, कौन कौन सी मसल्स होती हैं, देखो आपके डायफ्राम की कुछ मसल्स होती हैं, फ्रेनिक मसल्स होती हैं डायफ्राम में. इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, दो तरह के इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं. इंटरकोस्टल का क्या मतलब है पता है, इंटर, रिब्स के बीच में, आपकी रिब्स ऐसे होती है ना, इनके बीच में जो मसल्स होती हैं बेसिकली वो आपकी होती है इंटरकोस्टल मसल्स. दोबारा बना देती हूँ. मान लो ये आपकी रिब है, ठीक है, जैसा रफली डायग्राम. तो यहाँ पे ऐसे आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है और इसके अंदर मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर वाली जो मसल होती है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है. तो दो तरह की इंटरकोस्टल मसल होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल. तीसरा एब्डोमिनल मसल, कुछ एब्डोमेन की मसल्स भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं. फाइन, ये हो गया. देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ना आपकी ऐसे ऐसे अरेंज होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ऐसे अंदर की तरफ ऊपर की तरफ जाते हुए होती हैं,
मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के नीचे आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है। देखो पूरा प्रोसेस देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का कि एग्जैक्टली हो कैसे रही है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि 3 मसल्स होती हैं जो बेसिकली ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके। ठीक है, कौन कौन सी हमने देखी थी? डायफ्राम में होते हैं फ्रेनिक मसल, इंटरकोस्टल मसल्स जो कि आपके रिब्स के बीच में होती है, कोस्टल का मतलब होता है रिब्स, इंटर का मतलब 2 रिब्स के बीच में, ठीक, और एब्डोमिनल मसल्स। तो होता क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं, मतलब कि हम जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक, उस दौरान 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक नॉर्मल एक फोर्सफुल। नॉर्मल क्या? जैसे मैं नॉर्मली खड़ी हूँ, मैं नॉर्मली सांस ले रही हूँ, तो नॉर्मल ब्रीदिंग है। फोर्सफुल मतलब मैंने थोड़ी सी फोर्स लगा करके इनहेल किया, फोर्स लगा करके एयर अंदर ली, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग हो गया। पहली चीज़ इनहेलेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस है, मतलब एनर्जी लगती है, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, और कंट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाता है। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस से ऊपर से नीचे जो वॉल्यूम होता है थॉरेक्स का वो बढ़ जाता है, ठीक। एक चीज़ याद रखना है कि देखो आपका जो डायफ्राम होता है वो ऐसा होता है ना, डॉम शेप का, तो वो जब कंट्रैक्ट करता है तो वो नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब क्या है कि वो फ्लैट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक। याद रखना ये चीज़, मतलब मैं ये गलती करती थी कि मैं डायफ्राम को कभी भी फ्लैट नहीं सोच पाती थी कि इनहेल करने में डायफ्राम फ्लैट हो जाता है कैसे, तो फ्लैट हो जाता है कंट्रैक्शन के टाइम, ठीक है, ओके। अब जब आप फोर्सफुली इनहेल करोगे तो फ्रेनिक मसल्स क्या होंगी? पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना, फाइन, ओके। अब देखो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स के साथ, इंटरकोस्टल मसल्स बेसिकली क्या कर रही होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन? देखो इंटरकोस्टल में हमने 2 तरह के मसल्स देखे थे, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट कर जाती हैं। मैं बताया था ना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कैसी होती है यार, आपकी ऐसे 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 होती हैं, ठीक है। तो जब ये कंट्रैक्ट करती है तो रिब केज को ऊपर की तरफ उठा देती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। तो जब वो बाहर रिब केज जाएगा और ऊपर जाएगा तो उससे क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? आगे से पीछे की तरफ, मतलब कि डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में ऐसे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जब EICM मतलब कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं, ठीक। फोर्सफुल इनहेलेशन में क्या होगा? आपके जाहिर सी बात है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो फुली कंट्रैक्टेड होंगी, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स बेसिकली क्या करती हैं? ड्यूरिंग नॉर्मल इनहेलेशन ये रिलैक्स करती है। जाहिर सी बात है कि मान लो आपका लंग है, ठीक है, ओके लेट मी ड्रॉ दिस, ये लंग है तो इसके नीचे एब्डोमिनल मसल्स है, तो एब्डोमिनल मसल्स अगर रिलैक्स करेंगी तभी तो ये जो डायफ्राम है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब उसको जगह मिलेगी। तो वो इस वजह से जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती है ताकि डायफ्राम को पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने का स्पेस मिल सके। फोर्सफुल इनहेलेशन में भी आपके एब्डोमिनल मसल रिलैक्स रहेंगी, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली इनहेलेशन की, जब हमने ऑक्सीजन अंदर ली। अब जब हम ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है? देखो एक्सहेलेशन के टाइम पे जो डायफ्राम है, डायफ्राम की जो फ्रेनिक मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, जिससे जो बेसिकली आपका डायफ्राम था वो इनहेलेशन के टाइम पे ऐसा था, तो एक्सहेलेशन के टाइम पे कैसा हो जाएगा? फिर से डॉम शेप का हो जाएगा, तो वही रिलैक्स कर जाता है और फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस हो जाता है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन में भी आपका जो डायफ्राम रिलैक्स ही करेगा, ठीक। अब क्या होता है जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसमें जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सहेलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिब केज होता है जो इनहेलेशन के टाइम पे ऊपर हो गया था, अपवर्ड एंड आउटवर्ड हो गया था, अब वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन के टाइम में आप देखो ये चीज़ याद रखनी है, पूछा गया है ये क्वेश्चन कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन के टाइम में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कैसे रहती है? कॉन्ट्रैक्टेड, रिलैक्स। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? आपके फोर्सफुल एक्सहेलेशन के टाइम में, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो रिब केज होता है वो इनवर्ड और डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल मैंने बताया था ना ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, तो ये इनवर्ड हो जाती है और डाउनवर्ड, ठीक। तो ये तो हमने बात कर ली इंटरकोस्टल मसल्स की ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एब्डोमिनल मसल्स आपकी नॉर्मल एक्सहेलेशन में रिलैक्स रहती हैं और फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऊपर की तरफ चली जाएंगी, जिसकी वजह से डायफ्राम जो है वो अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाएगा,
है ना। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एंड देखो यार, इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत कंफ्यूजन होती है, मतलब मुझे तो होती थी। जो डायफ्राम है वो कब कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कब रिलैक्स रहता है, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इनहेलेशन के टाइम पे वो फ्लैट हो जाता है, एक्सहेलेशन के टाइम पे आपके वो नॉर्मल डाउन शेप में वापस आ जाता है। उसका डायग्राम याद रखना, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे उसमें बताया हुआ है कि जो लंग होता है, ठीक है, तो जब इनहेलेशन होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मतलब नीचे की तरफ आता है, और रिलैक्स करता है तो फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक। रिबकेज ऐसे इनहेलेशन के टाइम पे, ठीक है, आउटवर्ड और अपवर्ड हो जाती है, एक्सहेलेशन के टाइम पे इनवर्ड और डाउनवर्ड हो जाती हैं, ठीक। ये क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से तो बनते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक था, मैंने पूरी कोशिश करी अच्छे से समझाने की, ठीक है। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उस टॉपिक को तुरंत एनसीईआरटी से, मतलब आपने पढ़ा उसके बाद तुरंत एनसीईआरटी में रीड कर लेना, ठीक है। इससे बहुत ईजी होता है एनसीईआरटी समझने में, ठीक है। This is it for today's lecture. If you like the video, give us a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel, and don't forget to share to all the NEET aspirant who are preparing this year, या जिनको भी आपको लगता है ज़रूरत है, ठीक है। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है। बाय बाय, सी यू इन अनदर लेक्चर।